मेरे परिवार वाले हमेशा अपनी बोली में बात करते हैं, लेकिन घर में सिर्फ मैं ही नहीं समझ पाती। मैं बस एक तरफ शर्मिंदगी से हंसती रहती। जब तक मैंने चुपके से बोली अनुवाद ऐप डाउनलोड नहीं किया। बकवास बंद करो, उसे बिल्कुल भी नहीं दिखाना है, समय कम है। लंबा दर्द छोटा दर्द से बेहतर है। हम ऐसे भाभी से छुपा रही हैं, ये बहुत क्रूर है। तुम क्या कर रहे हो? हम कुछ नहीं कर रहे, उसे जाने दो, पीछा मत करो, छोड़ दो। फोन पर लाइव अनुवाद जारी था। मेरी उंगलियां रुक गईं। एक अजीब एहसास मेरी पीठ से उठने लगा। मैं बस दिखावा करती रही, सिर झुकाकर सूप पीती रही। शेन मेरे बगल में बैठा था। उसका चेहरा सामान्य था, जैसे यह सब उससे कोई लेना देना नहीं है। शेन परिवार में शादी के 3 साल हो गए। हमारी शादी हमेशा अच्छी रही, सिवाय इस बोली की समस्या के मैंने कभी शिकायत नहीं की। यहाँ तक कि शेन ने कई बार कहा कि परिवार वाले मंदारिन बोले, लेकिन दशकों की आदतें इतनी आसानी से नहीं बदलती। धीरे धीरे मैं भी इसकी आदत डालने लगी। आखिरकार इस छोटी सी बात को छोड़कर यह घर मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है। मेरे माता पिता जल्दी ही गुजर गए। शेन मेरा एकमात्र सहारा है। वह अच्छी नौकरी करता है, स्वभाव में नरम है। सास ससुर भी मुझ में कोई कमी नहीं निकालते। मुझे संतुष्ट होना चाहिए था, लेकिन हाल ही में सब कुछ बदल गया है। सास की मेरी ओर नजरें अजीब हो गई हैं, जैसे दया या पछतावा हो। शाओ यो अक्सर कुछ कहना चाहता है पर रुक जाता है। कई बार उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वह कमरे में छुप जाता है। यह घर कुछ बदल रहा है और मैं एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस करती हूँ, या शायद एक मवेशी की तरह जो काटा जाना है। लेकिन तुम्हारी सास की बोली फिर से अनुवाद हो रही है। मैं अचानक सिर उठाती हूँ और देखती हूँ कि वह मुस्कुराते हुए शेन को कह रही है, सूप ज्यादा पियो, 1 घंटे में खा लेना। मेज पर सब लोग खुशी खुशी खाना खा रहे थे। जैसे अभी जो डरावनी बातें हुई थी वे सब मेरी कल्पना थी। क्या यह अनुवाद सॉफ्टवेयर की गलती है, या इस घर में सच में कुछ छुपा हुआ है? क्या सच में कोई ऐसा राज है जो छुपाया जा रहा है? मैंने फोन की स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित किया और खुद को शांत किया। कुछ देर बाद मैंने सोचा कि नहीं, यह सिस्टम की गलती होगी। मैंने कटोरे और चम्मच रख दिए और तेजी से अपने कमरे में वापस गया। सॉफ्टवेयर के कस्टमर सपोर्ट विंडो को खोला और बोली गई भाषा के क्षेत्र को भेजा ताकि वे इसकी सटीकता की पुष्टि कर सके। कस्टमर सपोर्ट ने जल्दी जवाब दिया कि उस क्षेत्र की भाषा पहचान की सटीकता विश्व पसंद तक है। केवल कुछ दुर्लभ शब्दों में ही त्रुटि हो सकती है। क्या इसका मतलब है कि अभी जो डरावनी बातें हुई थी वे सच हो सकती है? पगली, तुम क्या हुई? शेन किंग की आवाज अचानक मेरे पीछे से आई। मैं हाथ हिला बैठा, लगभग फोन गिरा देता। मैंने मुड़कर उसकी नजरों में देखा और मुस्कुराने की कोशिश की। कोई बात नहीं, बस तुम्हारे घर की बोली समझना मुश्किल है। नहीं, तुम मुझे कुछ सिखाओ, शेन स्टार ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। कोई दिक्कत नहीं, तुम क्या सीखना चाहती हो? मैंने सोचा जैसे खाना खाना, सोना, टॉयलेट जाना, सोना, टॉयलेट जाना। ये कैसे कहते हैं? शेन स्टार ने सहजता से 3 बोली के शब्द बोले। मैं अलग लहजे में दोहराने लगा। जब वो मुड़ा तो मैंने जल्दी से फोन देखा। उसके बोले 3 शब्द सही सही अनुवादित हो गए थे, लेकिन जब मैंने उन्हें दोहराया तो सिस्टम ने मेरी आवाज को बिल्कुल नहीं पहचाना। मेरा दिल खाली हो गया। मैं पूरी तरह डूब गया। पता चला कि मैं जिस घर में घुलना मिलना चाहता था वह इतना नकली था। वे जो बातें करते थे वे सब सुनते थे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं देते थे। तो इस 3 साल की शादी में मैं आखिर क्या था? रात को मैं बिल्कुल सो नहीं पाया। मेरे दिमाग में वे बातें घूम रही थी जो एक खाने की मेज पर कह रहे थे, लंबे दर्द से बेहतर है छोटा दर्द। वे आखिरकार क्या साजिश रच रही है? मैं पूरी तरह पीठ के नाखूनों को कसकर पकड़ रहा हूँ जो लगभग हथेली में धंस गए हैं, फिर भी समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक इसी समय पर दरवाजे पर एक बहुत हल्की आवाज आई। वो मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली, सांस धीमी की। यह शेन वापस कमरे में आ गया था। उसके कदम बहुत हल्के थे, जैसे मुझे जगाने से डर रहा हो, और ऐसा भी लग रहा था जैसे वो मेरी प्रतिक्रिया परख रहा हो। मैंने महसूस किया कि वो बिस्तर के किनारे रुक गया। उसकी गर्म सांस धीरे धीरे मेरे बाएं गाल को छू रही थी। वो देख रहा था। अगर यह पहले होता तो मैं शायद दिखावा करता, पलटकर उसके गले में घुस जाता, लेकिन अब मैं केवल अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस कर रहा था। यहाँ तक कि मेरी पलकें भी कंप करने की हिम्मत नहीं कर रही थी। पता नहीं कितना समय बीता। अचानक दरवाजे पर सास की धीमी आवाज में पुकार सुनाई दी। सीनियर शेन तुरंत उठकर चला गया। मैं उसके कदमों की आवाज सुनता रहा। कदम दूर चले गए। अंततः मैंने अपनी आंखें खोली और ठंडी फर्श पर पैर रखने की कोशिश की। जैसे कोई भूत मैं दरवाजे के पास हिलता हुआ पहुंचा। कांपते हुए अनुवाद सॉफ्टवेयर खोला और दरवाजे की दरार की ओर पॉइंट किया। सास की आवाज बहुत धीमी थी, जिसमें एक तरह की बेचैनी थी। स्क्रीन पर अनुवाद एक एक शब्द करके उभरने लगा। शेन की आवाज निश्चित थी, लेकिन मुझे सिहरन हो गई। अगले ही पल चप्पल की फर्श से रगड़ने की आवाज दूर और पास होती हुई आई। मैं अचानक मुड़ा और सोचने लगा कि बिस्तर पर भाग जाऊं। शायद मुझे धीरे धीरे धकेल दिया गया था। अब देर हो चुकी थी। मैंने जोर से कदमों को रोक दिया। मैंने आंखें मलते हुए थका हुआ दिखावा किया। क्यों उठ गए? मैंने अपनी घबराहट छुपाने की पूरी कोशिश की। मैं टॉयलेट गया था। मैं टॉयलेट सीट पर बैठा था। ठंडी टाइल्स मेरी कांपती हुई पीठ से चिपकी थी। फोन पर अनुवादित शब्द एक तेज चाकू की तरह थे। वे सचमुच कुछ योजना बना रहे थे। कल जो आने वाला है वो है वे मुझसे क्या करने वाले हैं। मैं जिस आदमी पर भरोसा था वो न केवल जानकार था बल्कि साजिशकर्ता भी था। उसने इस तरह की नीच तरकीबें अपनाई ताकि मैं एक मूर्ख की तरह बेवकूफ बना रहूं। मैं आईने में अपने पीले पड़े चेहरे को देख रहा था। यह घर अब किसी भी चीज के लिए याद रखने लायक नहीं रहा। जब मैं कमरे में लौटा तो शेन सो रहा था। उसकी सांसें समान थी, बहुत आराम से थी। मैं बिस्तर के किनारे खड़ा होकर उसे चुपचाप देख रहा था। अचानक यह अजनबी लगने लगा। क्या यह आदमी सच में रोता है? सुबह के समय सड़क सुनसान और शांत थी। मैं एक भटकते हुए आत्मा की तरह बिना किसी उद्देश्य के घूम रहा था। खुशकिस्मती से सड़क के कोने पर एक सुविधा स्टोर था जहां लाइट जल रही थी और ऑटोमेटिक दरवाजे की मशीन की आवाज आ रही थी। हड़बड़ी की आवाज ने उस लड़के को डराकर हिला दिया जो कुछ तोड़ रहा था। मैं सिर झुकाए सीधे सबसे कोने की सीट में घुस गया। क्या पुलिस को बुलाऊं? लेकिन सबूत क्या है? केवल अनुवाद सॉफ्टवेयर के रिकॉर्ड और मेरी अटकलों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन मुझे कुछ तो करना होगा। मैं ऐसे बैठकर हार नहीं मान सकता। जल्दी ही सुबह हो जाएगी। मैं अपार्टमेंट के नीचे झाड़ियों के पीछे सिकुड़ गया। मेरी टांगें इतनी सुन्न हो चुकी थी कि मुझे महसूस नहीं हो रहा था। तभी शेन आया। वो सीढ़ियों पर आगे पीछे चल रहा था। कभी कभी अपना फोन देख रहा था
स्पष्ट रूप से किसी का इंतजार कर रहा था। ज्यादा देर नहीं हुई कि एक आदमी की परछाई धीरे धीरे आई। मेरा दिल जोर से धक से गिर गया। वो पड़ोसी बिल्डिंग की वांग पोची थी, जो दिन भर पागलपन में लोगों को तंग करती रहती है। वह बूढ़ी औरत जो अपनी किस्मत के बारे में बार बार बोलती रहती है। उसकी धुंधली आंखें घूमी और उसकी नजरें सटीक रूप से मेरे कमरे की खिड़की पर टिक गई। फिर उसने अपनी सूखी और पतली हाथ से शेन सिंह के कंधे पर थपथपाया। समय आ गया है। मेरा दिमाग एक धमाके की तरह फट गया। क्या मतलब है? वे बहुत जल्दी क्यों आए? मेरे दिमाग में अनगिनत डरावनी अटकलें चल रही थी। आंखों के सामने की तस्वीरें लहराने लगी, मुड़ने और घूमने लगी। अगली ही सेकंड में अंधकार ने सब कुछ निगल लिया। मेरी चेतना फिर से आंखें खोलकर परिचित छत के पंखे और लटकन को देखा। मैं अपने कमरे के बिस्तर पर लेटा था। मैं अचानक बैठ गया और चारों ओर देखा। कमरे में केवल मैं अकेला था। कंबल अच्छी तरह से ढका हुआ था और मैं अभी भी वो कपड़े पहने था जो मैंने कल रात भागते समय पहने थे। मैं कैसे वापस आया? क्या ये शेन सिंह ने देखा या वांग पोजी ने कुछ किया? मैंने दरवाजा खोला। लिविंग रूम में कोई नहीं था। रसोई भी शांत थी। अध्ययन कक्ष का दरवाजा आधा खुला था। मेरे दिल ने मेरी आवाज को घुटा दिया। दादी ने कहा था कि वो दराज जिसे लॉक करना चाहिए था। अध्ययन कक्ष में मैंने सांस रोकी और धीरे से दरवाजा खोला। मेरी नजर तुरंत उस सबसे बड़े दराज पर पड़ी जो बीच में था। वह अनलॉक था और खुला हुआ था। मेरी तीव्र जिज्ञासा ने मुझे हाथ बढ़ाने पर मजबूर किया। जो चीज मेरी नजर में आई उसने मेरे दिमाग को तुरंत खाली कर दिया। तेज झटका लगा। उस महिला मौके पर ही मर गई। दूध की आत्मा ने गलत संचालन के कारण यह वाहन नियंत्रण खोकर टकराया और अचानक मौके पर ही मर गया। मैं 1 महीने से अधिक पहले मर चुका था। तो मैं इस 1 महीने में क्या था? जो डर मैंने महसूस किया, जो बातचीत सुनी और जो दिव्य समानता थी, वह क्या थी? मेरे दिमाग में जोरदार धमाका हुआ। दुनिया ने तुरंत अपनी सारी आवाजें और रंग खो दिए। मैं पावर की तरह दराज में गहरे नीले रंग की हार्ड कवर डायरी खोजने लगा। मेरी आंखों के सामने उसका कवर उभरा जिस पर शेन सिंह के परिचित अक्षर थे। आत्मई, पत्नी, क्या तुम वापस आ गई हो? वे सब कहते हैं कि तुम सच में चली गई हो। मैं विश्वास नहीं करता। शाह मई दिन। डर गया। छोटी बारिश ने लगभग रो दिया। मुझे लगा तुमने पता लगा लिया है। क्या सच जानने के बाद तुम सच में चले जाओगे? हार में माँ ने भी देख लिया। वे नाटक कर रहे थे पर वह जैसा नहीं था। वह सच में दयालु था। शुक्र है कि तुम्हारा दिमाग बड़ा है और तुमने कुछ नहीं पाया। तुच्छमई को उन्होंने वांग पोजी को बुलाया। उसने कहा कि तुम्हारा लगाव बहुत गहरा है। क्या तुम घर को भी छोड़ना नहीं चाहते? क्या तुम भी उसे छोड़ना लेकिन उसने कहा नहीं कि अगर चाहते? ऐसे ही चलता रहा तो तुम और कमजोर हो जाओगे। तो 5 मई की रात खाने के वक्त तुम्हें देखकर तुम वैसे ही थे। समझ नहीं पाते लेकिन समझने का नाटक करते। हम क्या कह रहे थे वो सच में बहुत प्यारा था, लेकिन शुक्र है कि तुम समझ नहीं पाते। 3 मई रात के समय धन्यवाद सभी को। तुमने मुझे अपनी बोली सिखाई। तुम अभी भी इतने प्यारे हो। काश समय यूं ही ठहर जाए, कितना अच्छा होगा। 5 मई की सुबह माफ करना पत्नी, माफ करना। क्या तुमने महसूस कर लिया है कि हमने बात कर ली है? सुबह का फैसला। वांग पोजी ने कहा कि अब और देर नहीं करनी चाहिए। जितनी देर होगी तुम्हें उतना नुकसान होगा। लेकिन मैं सच में चाहता हूँ कि तुम यहाँ रुको। छोटी शुई से हमें माफ कर दो। अब इस दुनिया में कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। चीनी उपशीर्ष कहली झोंग शेंग। अभी माफ करना, हम ऐसा नहीं चाहते थे। सच में नहीं चाहते। समय आ गया है। पता चला कि तुम सब फिर भी मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। परिवार, नफरत, डर, नफरत, शक, इस पल सब झूठे हंसी के बादल छंट गए। भले ही मेरी बात कठोर लगे, फिर भी मैं चाहता हूँ तुम सबसे अच्छे से विदा लेना। अलविदा।